हेलो क्लास, आज हम आपका करेंगे चैप्टर नंबर 5 का लास्ट वाला पोर्शन। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको ताजमहल के बारे में बताया था। आगरा का ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1643 में। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे की बात करते हैं। इसमें मैंने आपको ये मैप देखने के लिए बोला था, जिसमें एक नक्शा दिखाया गया था कि यमुना नदी के तटभाग पर कहाँ, मतलब कैसे कैसे अभिजातों ने बाग महल स्थित किए थे, जिसमें कि दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना भी दिखाई गई थी। ओके, ये देखो यहाँ पे ये वाले मैप में। ओके, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। अध्याय 6 देखिए, ये चीज़ें हम अध्याय 6 में पढ़ कर आए थे। इसमें गोलकुंडा और बीजपुर के बारे में हमने पढ़ा था, बीजापुर की। ठीक है। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बनी मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परसंसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। ठीक है, देखो क्षेत्र व साम्राज्य में कैसे लोगों ने अपने क्षेत्र और साम्राज्य का विस्तार किया, ये बताया गया है कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों में अलग अलग जगह पे अलग अलग विचारों का और क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र के लोगों ने दूसरे क्षेत्र की परंपराओं को अपनाया था। उदाहरण के लिए हमने जो अध्याय 6 पढ़ा था ना, उसमें बीजापुर और गोलकुंडा की मतलब एक जैसी थोड़ी सी वास्तुकलात्मक शैली है, मतलब एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। यही बिल्कुल सेम मथुरा के निकट जो वृंदावन है ना, वहाँ के मंदिरों पर भी, और जो फतेहपुर सीकरी के मुगल महल है ना, वो बिल्कुल मिलते जुलते से लगते हैं वास्तुकलात्मक देखने में। ठीक है। विशाल साम्राज्य के निर्माण में विभिन्न बस क्षेत्रों के उनके शासन के अधीन ला दिए। मतलब जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ ना, एक दूसरे के क्षेत्रों में निर्माण कार्यों से मतलब एक दूसरे के पास ला दिया, एक जैसी परंपराएं मिलने लगी। ठीक है। इसके बाद मुगल शासक ने अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष। वो तो क्या करते थे, जहाँ का भी उन्हें अच्छा लगता था वो अपने अपने वहाँ की वास्तुकला में उसका प्रयोग कर लेते थे, अपने महलों में उसका उपयोग करते थे। जिसमें एक एग्जाम्पल है कि जो बंगाल में छप्पर की झोपड़ी जैसे दिखने वाली छत है ना, वो उनको बहुत पसंद आई थी। किसको? मुगल कौन कौन से थे? हमने बाबर पढ़ा था, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां पढ़े थे ना मुगल साम्राज्य में। उन्होंने क्या किया कि जो बांग्ला की गुंबद है ना, जो कैसी दिखती है, छप्पर जैसी झोपड़ी जैसी दिखती है, उसकी वास्तुकला को अपनी अपनी उसमें वास्तुकला में उसका उपयोग किया था। यहीं अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में गुजरात और जो मालवा जो उसने जीते थे ना, वहाँ के वास्तुकलात्मक शैलियों को अपनाकर बनवाया था, जिससे गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव नजर आता है। चित्र 16, वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। कहाँ का मंदिर? वृंदावन का। कौन सा? गोविंद देव मंदिर। उसका अंदरूनी भाग कैसा बना? लाल बलुआ पत्थर से। कब बनाया गया था? 1590 में। इसमें 4 में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुसरान से आई थी और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। ये शैली कहाँ से आई थी? उत्तर पूर्वी ईरान से। उसका प्रयोग और कहाँ पे किया गया? फतेहपुर सीकरी में। ओके, चलो आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, ये शैली अपनाई। मतलब
जैसे जैसे मुगल शासक 18वीं शताब्दी के बाद मतलब उनकी जो साम्राज्य था वो कमज़ोर होता गया, लेकिन इसका आशय ये नहीं कि उनकी शैली पर प्रयोग मतलब वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही, फिर भी कैसी रही, प्रयोग में रही। अन्य शासक के जब भी मतलब जो भी राज्य में आता गया उन्होंने भी ये शैली अपनाई थी, क्योंकि ये शैली काफ़ी अच्छी थी। मुगल साम्राज्य के धीरे धीरे समाप्त होने पर भी ये शैली जारी रही। चित्र 17 फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल के छत के विस्तार को संभालती अलंकृत स्तंभ टेक ये गुजरात की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। ये जो बना है ना, यही शैली कहाँ देखने को मिलती है, गुजरात में। ये क्या है, ये जो जोधाबाई है ना उनके महल की छत है, जो जोधाबाई के लिए महल बनवाया गया था ना फतेहपुर सीकरी में, ये उसका डायग्राम है, मतलब चित्र दिखाया गया। ओके, आसमान छूते चर्च 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। ये फ्रांस का एक छोटा सा वो दिखाया जा रहा है आपको कि वहाँ के चर्च कैसे दिखते थे, जैसे आसमान को छूते हुए, तो उनको क्या नाम दिया गया था, आसमान छूते हुए चर्च। ये शैली गोथिक नाम की जानी जाती। इस शैली की विशेषता है कि नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुस्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरण में से एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण है। मतलब कि ये फ्रांस के जो चर्च है ना उसका बाइबल में भी क्या है, दृश्य में चित्रण है इसका, और इसके बारे में इसकी वास्तुकलात्मक शैली दिखाई जा रही है आपको कि ये पेरिस के नाइट्रोम का एक चर्च है, जिसका निर्माण कब हुआ था, 12वीं से 13वीं शताब्दी में। ये कैसे दिखते हैं, जैसे आसमान को छूते हुए चर्च दिखते हैं, जैसे आसमान को छू रहे हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे तो आपको होता है 13 मतलब आपका पूरा थर्ड पार्ट कंप्लीट। पार्ट कौन सा, 5 कौन सा था, शासक और इमारती। क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि फिर कल आपको क्वेश्चन आंसर कराएं। हमने इसमें कुतुब मीनार पढ़ी थी। कुतुब मीनार, कुतुबुल इस्लाम दोनों कहाँ पे थे, दिल्ली में। किसने निर्माण करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा गुलाम वंश का सबसे पहला मतलब राजा था, जिसने इसको मतलब आपका जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था थोड़ा सा आगरे के किले के बारे में भी पढ़ा था। फिर हमने ये तंजावुर का मंदिर देखा था जो तमिलनाडु में, राजराजेश्वर का मंदिर, खजुराहो का मंदिर कौन सा था, कदारिया देव महादेव का मंदिर जो चंदेल वंश के राजा ने बनवाया था। किसने, चंदेल वंश के राजा धगदेव ने, राजा धगदेव ने। ओके, फिर हमने कुछ मेहराब देखी थी। फिर हमने एक आपका जो क्या बोलते हैं एक डायग्राम दिखाया था आपको ये वाला, जिसमें मतलब कैसे आपका मजदूर काम करते हैं और कैसे पत्थर को ढोके ले जाते हैं, जिसमें आपको आगरे किले में जल द्वार का निर्माण हो रहा है ना, अकबरनामा से एक चित्र लेके दिखाया था। ठीक है, फिर मंदिर और मस्जिद और हौज निर्माण बताई थी आपको ये वाला पोर्शन में, जिसमें ये आपको किबला वाला ये दिखाया था, शाहजहानाबाद में जो शाहजहां ने बनवाई थी ना जामी मस्जिद, उसका चित्र जिसमें किबला समझाया था आपको। ओके, फिर मैंने आपको स्वर्ण मंदिर जो किसका पवित्र स्थान है, हमारे हरमंदिर साहिब का, जो कहाँ पर है, अमृतसर में, ये दिखाया था। फिर आपको बताया था कि क्यों मंदिरों पे आक्रमण होते हैं। फिर बाबरनामा जो किसने लिखी है, बाबर ने, और साथ में लास्ट में गुलबदन बेगम ने उसे कंप्लीट किया है। उसमें 4 बाग का चित्र समझाया था आपको। ठीक है, फिर ये देखो ये वाला डायग्राम भी दिखाया था आपको, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये देखो ये मैंने दीवाने आम दिखाया था, जिसमें सिंहासन का छज्जा इस टाइप से बनता है, किसने बनवाया था, शाहजहां ने। दीवाने खास भी बोलते और दीवाने आम भी बोलते हैं। शाहजहां ने तो हमारा आगरा का ताजमहल भी बनवाया था वो 1643 में। ठीक है, ये देखो ये वाला। फिर इसके बाद ये थोड़ा सा मैप दिखाया था कि कैसे आगरा में यमुना नदी के किनारे महल और आपके मतलब जो घर थे उनसे दूरी को स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर आपको दिखाया था ये वृंदावन का गोविंद देव का मंदिर जो हमने आज पढ़ा है, और ये जोधाबाई का महल। ओके, यहाँ पे आपका 5वां पार्ट खत्म होता है। अब मैं उसके आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।